हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। जैसा कि अब तो फेस्टिवल्स हो चुके हैं, तो आपने अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट कर दी होगी और आपके यूटीज आने वाले होंगे। तो मुझे लगा कि आपके यूटीज में अविकारी शब्द या अव्यय या अविकारी शब्द जो है ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसकी वैसे मैंने डिटेल वीडियोस बना रखी हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब दिया हुआ है। लेकिन आज मैं आपको एक कंप्लीट रिवीजन अविकारी शब्दों का कराऊंगी। तो हम लोग जल्दी जल्दी से पूरा रिवीजन, फुल चैप्टर का रिवीजन एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं कि अव्यय या अविकारी शब्द जिन्हें इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। ठीक है, अविकारी शब्द यानी उनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। फिर से परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। किस किस के कारण? जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है। विकारी शब्द हमारे कौन से होते हैं? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन शब्दों में परिवर्तन आता है लिंग, वचन और काल के अनुसार। लेकिन हमारे जो अविकारी शब्द वह यहाँ रहता है। ठीक है, वह यहाँ रहती है। लिंग बदल गया, रहती है हो गया। वे सब यहाँ रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं तो रहते हैं हो गया। वे यहाँ रहते थे, काल बदल गया, वे यहाँ रहेंगे। ठीक है, काल चेंज है इसमें, लेकिन इस सब में एक शब्द है, यहाँ शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये यहाँ क्या है? ये अविकारी शब्द है। ठीक है, अब हम अविकारी शब्द के भेद या काइंड्स देख लेते हैं। जैसे पहला है क्रिया विशेषण, जिसे आप इंग्लिश में एडवर्ब भी बोलते हैं। सेकेंड है संबंध बोधक, जिसे पोस्टपोजिशन भी कहते हैं। थर्ड है समुच्चय बोधक, जिसे कंजंक्शन भी बोलते हैं। फिर फोर्थ है विस्मयादि बोधक, जिसे इंटरजेक्शन कहते हैं। और फिफ्थ है निपात, जिसे पार्टिकल भी बोलते हैं। शायद आप लोग इंग्लिश में इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं, इंग्लिश में आपके लिए इजी होता है एडवर्ब, पोस्टपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, पार्टिकल्स वगैरह पढ़ना। इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया है, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको यदि इसे हिंदी में कठिन लग रहा है तो आप अपने माइंड में इंग्लिश में इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, क्रिया की भी जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रवि धीरे धीरे चलता है। अब इसमें चलता है क्या है? चलना, यानी क्रिया है, चलता है। और कैसे चलता है? क्रिया की विशेषता क्या है? रवि कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। अब देखिए, क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश में जैसे पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इसी तरह से इसे हिंदी में कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। थर्ड है कालवाचक क्रिया विशेषण और फोर्थ है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक एक के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रकार क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब के बारे में देखते हैं। एडवर्ब में भी 4 प्रकार होते हैं। तो पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ये हमें क्रिया होने का ढंग बताता है। जिन शब्दों से क्रिया के होने का ढंग पता चलता है कि क्रिया कैसे हुई। यदि हम क्वेश्चन करें कि क्रिया कैसे हुई, कैसे क्या हुआ, तो हमें इसका पता चलता है। इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे कि वर्षा लगातार हो रही है। वर्षा कैसे हो रही है? लगातार हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमें क्रिया का ढंग पता चल रहा है कि कैसे हो रही है वर्षा, लगातार हो रही है। सेकंड एग्जांपल है राहुल जल्दी जल्दी बोलता है। तो राहुल कैसे बोलता है? जल्दी जल्दी बोलता है। तो ये हमें ढंग पता चलता है, तो ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सेकंड है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस जिसे कहते हैं। ये क्रिया होने का स्थान या दिशा का पता चलता है। जिन शब्दों से हमें क्रिया के होने का स्थान या दिशा का पता चलता है उन्हें एडवर्ब ऑफ प्लेस या स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रवि बाहर खड़ा है, बाहर हो गया इसमें। इधर उधर मत देखो, तो इधर इधर क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इन शब्दों में यदि हम कहाँ का प्रश्न करें तो हमें जवाब मिलता है रवि कहाँ खड़ा है? बाहर खड़ा है। कहाँ मत देखो? इधर उधर मत देखो। थर्ड है कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। इसमें क्या होता है? हमें क्रिया के होने का
समय पता चलता है कि क्रिया किस समय हुई। ठीक है, जैसे मैं रोज पढ़ता हूँ, है ना, रोज पढ़ता हूँ, रोज हो गया। बच्चा रात भर रोता रहा, मतलब इसमें यदि हम क्वेश्चन करें कब, तो हमें इसका आंसर मिल जाता है। तो मैं कब पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ। ऐसे ही बच्चा कब रोता रहा, रात भर रोता रहा। तो यहाँ पर हमें क्रिया के समय का पता चलता है, तो यहाँ पर ये कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। फोर्थ है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इसमें क्रिया की मात्रा यानी माप तौल का पता चले। जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा यानी माप तौल का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो, सेकंड है आरोही थोड़ा ही खा पाई। तो हमें इसमें क्वांटिटी पता लग रही है इसमें कि कम बोलो, बहुत ज्यादा मत बोलो, कम बोलो। ठीक है, आरोही थोड़ा ही खा पाई, क्वांटिटी थोड़ा ही खा पाई, बहुत ज्यादा नहीं खा पाई। तो इसमें यदि हम क्वेश्चन करें कितना या कितनी, तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। यदि कितना बोलो, कम बोलो, आरोही कितना खा पाई, थोड़ा ही खा पाई। तो यहाँ पर हमें इस तरह से क्वांटिटी पता लग जाती है। तो ये हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये हमारे क्रिया विशेषण के चारों प्रकार हो गए। अब आता है सेकंड संबंध बोधक अव्यय, जिसे पोस्टपोजिशन इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आएंगे और उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे के बाद, के ऊपर, के बीच, के भीतर आदि। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, कुर्सी के नीचे कुछ पड़ा है ना, तो के नीचे चाकू के द्वारा फल काटो। तो हमारा ये संज्ञा ये सर्वनाम के बाद आ रहे हैं और इसका संबंध अन्य शब्दों से जोड़ रहे हैं, तो चाकू के द्वारा। थर्ड है भगवान के अलावा मेरा कौन है। फोर्थ है रमोला के जैसा कोई नहीं है। तो इनकी एक बहुत अच्छी पहचान है जिसमें हमेशा के बाद ये आएगा, हमेशा काकी के लगा होगा, इसके बाद हमारा आएगा। जैसे के नीचे, के द्वारा, के अलावा, के जैसा, यदि ये लगा है तो आप समझ जाइए संबंध बोधक अव्यय है। यदि हमें फिल इन द ब्लैंक्स में आए तो भी हमें के बाद, के अलावा इस तरह से फिल करना है। तो ये हमारा संबंध बोधक अव्यय हो गया। अब थर्ड प्रकार देखते हैं। तो थर्ड प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय, जिसे इंग्लिश में कंजक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कंजक्शन जैसा कि आप जानते हैं कि दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। तो यही परिभाषा है कि दो शब्दों, दो वाक्यांशों, दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्दों को समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे और, परंतु, किंतु, या आदि। जैसे इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं ना, और, बट, और है, बट है, या और कई सारे शब्द होते हैं, बट, स्टिल, बिकॉज, ये सारे शब्द होते हैं इसी तरह से। जैसे एग्जाम्पल है पहला, करिश्मा एवं करीना दो बहनें हैं। तो इसमें क्या है, एवं शब्द क्या है, हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे हिरण अथवा शेर को पकड़ो, हिरण को पकड़ो अथवा शेर को पकड़ो, तो ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय होता है। इसके भी दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है, जो समान स्तर वाले पदों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मोहन दूध और फल खा रहा है, मतलब मोहन दूध भी पी रहा है और फल भी खा रहा है, तो मोहन दूध और फल खा रहा है, ये समान स्तर वाला पद है या वाक्यांश है। ऐसे ही दूसरा, चाहे यह मानो चाहे वह, मतलब चाहे यह बात मान लो चाहे वह। तो ये समानाधिकरण समान स्तर वाले पदों या वाक्यांशों को जोड़ता है, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो गया। दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें क्या होता है, ये मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। जो मुख्य वाक्य होता है उसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, गौड़ वाक्य या आश्रित उपवाक्य जो इस पर डिपेंड होते हैं उनको जोड़ता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजक्शन वगैरह पढ़ते हैं, इसी तरह से। जैसे पहला है, वह जल्दी आ गया क्योंकि उसे शादी में जाना था। अब यदि हम उसे कह रहे हैं क्योंकि उसे शादी में जाना था, ये तो कुछ अलग अजीब सा लगेगा, अटपटा लगेगा, है ना। तो वह जल्दी आ गया क्योंकि उसे शादी में जाना था, तो ये वाला सेंटेंस जो है डिपेंड है।
ऐसे ही सेकंड है, वह बीमार था इसलिए स्कूल ना जा सका। यदि हम कहें इसलिए स्कूल ना जा सका तो कुछ अजीब सा लगेगा, तो यदि हमने पूरा वाक्य क्या हुआ, वह बीमार था इसलिए स्कूल ना जा सका। तो ये हमारा होता है समानाधिकरण और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। फोर्थ है विस्मय आदि बोधक, जिसे इंग्लिश में इंटरजेक्शन भी कहते हैं। ये बहुत इजी होते हैं, जैसे कि जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि या घृणा को प्रकट करते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वाह, बाप रे, अरे, विजयी हो, ये सारे होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो विस्मय आदि बोधक शब्द के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बाप रे, इतना लंबा सांप, तो बाप रे इसमें क्या हुआ, ये विस्मय आदि बोधक अव्यय है। सेकंड है उफ, कितनी गर्मी है, उफ के बाद कितनी गर्मी है, तो ये शब्द क्या है, हमें बाप रे, आश्चर्य वगैरह या उफ, हमें ये सब इस तरह के हर्ष, शोक वगैरह प्रकट करते हैं। और इसकी एक विशेष बात यह है, इसके बाद विस्मय आदि सूचक चिन्ह लगा होता है, तो इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये विस्मय आदि बोधक शब्द है या अव्यय है। ठीक है। लास्ट है हमारा निपात, जिसे पार्टिकल भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसकी परिभाषा देखते हैं। जो अव्यय शब्द वाक्य के किसी पद को विशेष बल प्रदान करते हैं, किसी विशेष शब्द या उस पर बल प्रदान करते हैं, उसे निपात कहते हैं। निपात का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसे ही, भी, भर, तक, मात्र। अब इनका कोई अपना अर्थ, स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा, लेकिन यदि वाक्य में किसी के साथ लग जाएंगे तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। अब देखिए, जैसे सचिन ने ही मुझे मारा, ही क्या है, ये निपात है, मतलब सचिन ने ही, केवल सचिन ने ही मुझे मारा। अब यदि यहाँ पे भी लगा दें, सचिन ने भी मुझे मारा, यानी औरों ने तो मारा ही, सचिन ने भी मुझे मारा, तो यहाँ पे इसका अर्थ बदल गया, ही और भी से अर्थ बदल गया। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, रात भर बारिश होती रही, रात भर यानी कि पूरी रात बारिश होती रही, तो यहाँ पर इस सेंस में हमने भर लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, रेखा के पास मात्र 20 रुपए हैं, मतलब रेखा के पास केवल 20 रुपए हैं। तो इस तरह से ये निपात, ये हमारे हो गए अविकारी शब्द के सभी रूप। मैंने आपको पांचों पूरे रूप बता दिए हैं, पांचों प्रकार बता दिए हैं। इसकी अलग से डिटेल वीडियो भी है, यदि आपको पूरी डिटेल वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसमें से आप पूरा डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं अलग अलग। ये मैंने आज एक कंप्लीट रिवीजन करवाया था, ताकि आपको ये फुल चैप्टर का रिवीजन एक बार में आसानी से हो जाए, क्योंकि मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसका पूरा रिवीजन, फुल रिवीजन करवा दिया। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको यदि समझ में आया हो अच्छी तरह से तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहती हैं ये भी बताइए। थैंक यू सो मच।